अभी तक हमने दो एस्टिमेशन के मेथड देखे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग के भी दो तरीके होते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करना। तो पहला था तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट, जिसकी जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में करके दी थी, और दूसरा पार्ट सेकंड हाफ मैंने छोड़ दिया था कि ये स्कूल स्पेसिफाइड होगा कि स्कूल में होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट फिलहाल वो ऑप्शन था नहीं मेरे पास स्टार्टिंग में भी, क्योंकि मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे ये 12th में काम लेना है इस टॉपिक का। सो क्या चेंज आएगी, ये जो मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, ये आप वहीं जो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज है कॉन्सेप्ट में जाके वहां पे लिखोगे, ठीक है। दैट इज इन केस फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैंने स्टार्टिंग में जब डेप्रिसिएशन टॉपिक लिखा था, तो इस डेप्रिसिएशन टॉपिक में दो पार्ट किए थे, दैट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट, एंड यहां पे एक और था एज स्पेसिफाइड। तो ये जो एंट्री होगी ये क्या होगी, ये सेकंड तरीका है रिकॉर्डिंग मेथड का, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग मेथड स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था, उसमें फर्स्ट एंट्री तो मैं लिखवाई थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब मैं सेकेंड मेथड में उस एंट्री को बदल रहा हूं, और नाउ माय एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है ये डेबिट होगा, नॉन कैश एक्सपेंस, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और it's also called accumulated depreciation account। अगर हम पुरानी वाली एंट्री पास करते हैं जो यहां की थी हमने, दैट इज डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है वो बुक्स में हरदम डिक्रीज होके दिखती है, क्योंकि उससे हरदम डेप्रिसिएशन माइनस होता रहता है। इस मेथड में हम फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, हम अलग से उसे अक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम अलग से उसे जमा कर रहे हैं एक सेपरेट अकाउंट में, विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एज इफ द मनी दैट हैज बीन सेट असाइड इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द एसेट व्हेन द लाइफ इज डन। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो यही फंड हमारा काम आ सकता है। तो इस फंडे के बेसिस पे हम अब फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस नहीं करते, मतलब फिक्स्ड एसेट रिमेन्स एट कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट किस पे है, कॉस्ट पे। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो एक नया अकाउंट हमारे पास आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एज फार एज सेकेंड एंट्री इज कंसर्न, दैट इज सेम, दैट इज जो एंट्री थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल का जो एक्सपेंस होगा उसे तो जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिर्फ एक एंट्री बदली है हमने। पहले हमारी एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, जिसकी वजह से मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आप बाय डेप्रिसिएशन लिखा करते थे। अब वो बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, इंस्टेड एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहेंगे, विच वुड हैव अ प्रॉफिट एस्पेक्ट, इसका क्रेडिट बैलेंस हो। क्योंकि अभी जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मिड ऑफ द ईयर, मतलब सीधा थर्ड ईयर से स्टार्ट करने वाला है, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर हम नहीं बना रहे, सीधा थर्ड ईयर बना रहे, जहां पे हमें मशीन और इसका बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। तो आओ जरा देखें इसके ऊपर सम। So let's come to question 16 and we are ignoring GST जो गिवन है डिटेल अंदर, ठीक है। जीएसटी की जो डिटेल है उसके ऊपर हम कोई फोकस नहीं रख रहे, विल जस्ट सिंपली इग्नोर इट, ठीक है, इट्स अलाउड, टेंशन ना लो। तो अब यहां पे क्या है दिया विराज, स्टार्टिंग में बताओ जरा क्या है इंफॉर्मेशन हमारे Following, पास। so following balances appear in the books of X Ltd as on 1st April 2018. So already a Machinery balance account. is given to you, hold on, already balances are given to you। कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का काम ये कर चुके हैं, आपको सीधा थर्ड ईयर सेल वाले ईयर का डिटेल दे रहे नीचे। तो सबसे पहले तो यहाँ ये दो अकाउंट खोलेंगे जिनका बैलेंस गिवन है। तो हमें बैलेंस किसका गिवन है, हमें बैलेंस गिवन है मशीनरी अकाउंट का, और बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो यही दो अकाउंट हम फिलहाल यहाँ पे ओपन करेंगे सबसे पहले। सो लेट्स ओपन मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट एक ओपन करते हैं, क्योंकि हमें एक ही साल का बनाना है, तो इट्स अ स्मॉल अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले हमने बनाया मशीनरी अकाउंट।
डन। तो ये बन गया तुम्हारा मशीनरी, और एक और अकाउंट बनाएंगे हम। So this is your machinery account, and this is basically your provision for depreciation, or that's also called accumulated depreciation account. So ये बेसिक दो अकाउंट क्वेश्चन की डिमांड थी जो कि हमने बना लिए, क्योंकि इसके बैलेंसेस गिवन है हमारे को, राइट। और क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि ये दो हमारे को बनाने। सो मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इनके बैलेंसेस गिवन है हमें। तो विराज बैलेंसेस क्या गिवन है हमारे को, डेट क्या है हमारी। सो मशीन का जो भी बैलेंस गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे, बताओ। So 5 lakh. तो 5 लाख बैलेंस गिवन है इसका, और डेट क्या है, डेट बताओ यार। अगस्त डेट नहीं है। So 1st October. अरे 1 अप्रैल 2018 की तो दे रहे 1st बैलेंस। April 2000. आपको स्टार्टिंग में ऊपर की लाइन में तो बताया, और फिर 2018 अप्रैल 1 को इधर इसका हाँ, बैलेंस सर। दिया। इसका प्रॉफिट एस्पेक्ट होता है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना गिवन है, हाउ मच इज दिस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 225 ही तो गिवन है, 225 lakh. उसके साथ ही गिवन है, ठीक है। अब ये तो होगी स्टार्ट, अब बाकी आगे का पढ़ो तो मैं समझू कि मुझे क्या करना है इसमें, बोलो। The machinery is depreciated. The machinery is depreciated at 10% per annum ओके। on the fixed installment method. हम्म। The accounting year being April to March. ओके। On 1st October 2018, ओके। a machine was purchased, which was purchased on 1st July 2015 for 1 lakh, was sold for 42,000. Sir, GST ignore करना है ना? तो ये जीएसटी इग्नोर करो। अब ये मुझे बताओ, अक्टूबर 1 को हम बेच रहे हैं कौन सी मशीन, जो हमने खरीदी थी एक कब, मशीन 1 जुलाई 2000, कब खरीदी थी हमने वो 15 को। मतलब ये हम खड़े हैं 2018 में, वो कह रहा है 2015 जुलाई में जो तुमने खरीदी थी वो अब हम बेच रहे हैं 42,000। अब आपके पास यहाँ पे डेटा तो है नहीं पुराना, क्योंकि आप 3 साल का तो बना नहीं रहे हो, तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। और यहाँ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 इंच भी डिफरेंट नहीं करनी है तुम्हें। ये जो वर्किंग्स एज इट इज तुम्हें ये वर्किंग्स यूज करनी है। तो जैसे ही सेल आएगा वर्किंग्स पे जाएंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि मशीनरी एट कॉस्ट आती है यहाँ पे, मतलब ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ है 5 लाख, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो अलग से दिखाते हैं। अगर हम पुराना वाला बना रहे होते तो हम यहाँ दिखाते 5 लाख माइनस 225। ये 225 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है जो आज तक का डेप्रिसिएशन इन मशीन्स पे लगा है वो कितना है, the total depreciation till date on the machines you have today। तो 5 लाख की मशीन पे आज तक 2,25,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। यानी कि हम वहीं डायरेक्टली माइनस ना करके हम सेपरेट अकाउंट में उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर मुझे आज की डेट में कोई पूछे कि आपके मशीन्स की बुक वैल्यू क्या है, तो मैं बताऊंगा 5 लाख माइनस 225 है।
समझ में आई बात? मतलब एक अकाउंट का काम दो अकाउंट में बांट दिया है। पहले यहां डेप्रिसिएशन लिखा करते थे, अब यहां लिखोगे। बाय डेप्रिसिएशन यहां लिखते थे ना पहले, अब देखोगे बाय डेप्रिसिएशन यहां लिखोगे, क्योंकि एंट्री बदल दी हमने। एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, हमने कर दी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फंडा समझना होगा तुम कि एक अकाउंट बनाया जिसमें मशीन दिखती रहेगी कॉस्ट पे, एक अकाउंट बनाया जिसपे आज तक का सारा डेप्रिसिएशन दिखता रहेगा, स्टार्टिंग से लेके आज तक जितना डेप्रिसिएशन है। तो इस कॉन्सेप्ट या इस दोनों अकाउंट का मतलब समझना होगा। अब बात आती है कि हमने एक बेचा जी, जो हमने 1 जुलाई 2015 को खरीदा था। सो विल स्टार्ट विद द सेम, उसी डेट से हमें शुरू करके पूरा डेप्रिशिएट करके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मशीन की बुक वैल्यू लानी, क्योंकि ये जो कह रहा है 1 लाख की मशीन, वो इस 5 में 1 लाख की मशीन है। ठीक है, इस 5 लाख में से 1 लाख की मशीन है, क्योंकि ये भी कॉस्ट पे है, उसकी भी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी। बट हमें ये नहीं पता कि 225 में कितना डेप्रिसिएशन है उस 1 लाख का, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट विद द वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो M1 M2 का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ खत्म, क्योंकि सारी मशीन हो चुकी है मर्ज इस एक फिगर के अंदर। इसलिए बार बार उस जगह कहता था तुम्हें कि भाई जो मशीनरी है उसको अलग रखो, क्योंकि वहां वो सुविधा थी, यहां वो सुविधा है नहीं। So basically now we have to calculate the profit or loss on the machine sold. So we'll start with the date of purchase of it. जब हमने खरीदी थी तब से शुरू करेंगे। That is original cost। कौन सी डेट की है? 1 जुलाई 2015। That is 1 लाख। इतने की खरीद रखी थी तुमने, ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डेप्रिशिएट करना है हमें। सो डेप्रिसिएशन फॉर कौन से ईयर आ गए बीच में? 15, 16, 16, 17, 17, 18, इसी में है हम। अब नहीं, हम 18, 19 में खड़े हैं अभी। अब याद रखना कि पहले और दूसरे मंथ, आखिरी मंथ में महीनों का खेल हो सकता है, जो कि है यहाँ, क्योंकि पहले खरीदी 1 जुलाई को है, तो हमारे को 9 मंथ्स का लगाना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। और जो हम बेच रहे हैं वो अक्टूबर 1 को है, यानी कि 6 महीने इस्तेमाल करके बेच रहे हैं, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। समझ रहे हो इस बात को कि पहला साल और आखिरी साल हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिस साल खरीदा और जिस साल बेचा है। ना इसका कितना हो गया? इसका हो गया 1 लाख का 10%, 10,000, 9 मंथ्स का 7,500। इसमें पूरा लगेगा 10,000, 10,000 और इसमें लगेगा 5,000। सो दैट्स द कैलकुलेशन। तो टोटल 32,500 का आज तक इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। दिस इज द accumulated depreciation that has been charged till date। ठीक है, तो इसका मतलब आज की बुक वैल्यू क्या है इसकी? दैट इज बुक वैल्यू। आज क्या डेट है हमारी? बेसिकली अक्टूबर 1, 2018 की बात कर रहे हैं। That is basically 67,500. So at what price you have sold it? Sale is at 42,000. So what it is? There is a loss. Loss of how much? Loss of 25,500. यहां से बैक टू नॉर्मल हो गए। यही हम करते थे कि हमें अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें बुक वैल्यू तक पहुंचना होगा, और ये प्रोसीजर है बुक वैल्यू तक पहुंचने का। तो इसीलिए कहता हूं बार बार कि प्रोसेस में, और ये वर्किंग तो 1 इंच भी मत हिलाना, जैसा सिमेट्री है एज इट इज। ये चीजें अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इन सिमेट्री को टोटली मेंटेन कर रहा हूं। अब इसको हम प्लेस करते हैं, तो प्लेस में पुरानी चीज क्या थी हमारी? बाई बैंक तो हम लिखा ही करते थे यहाँ पे। तो बेचा हमने कितना? 42,000 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा करते ही थे, लॉस भी हम लिख देंगे। तो अभी तक सारी कहानी नॉर्मल है, अभी तक हमने कुछ एक्सेप्शनल किया नहीं है। अब करेंगे हम एक्सेप्शनल, कि उसका जो आज तक का डेप्रिसिएशन है वो हटाना है हमें।
सो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से यहां पे आएगा 32,500। ये 32,500 कहां से आया? ये 32,500 यहां से आया। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो मशीन इसके अंदर पड़ी है वो 1 लाख की, तो अब हटेगा भी टोटल 1 लाख यहां से। ये जो टोटल निकालोगे ये टोटल 1 लाख आएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाते, पर जो सेल का, जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन हमें यहां रखनी पड़ेगी ताकि हम पूरी की पूरी मशीन यहां से हटा पाए। पहले जो है ये 225 इससे हटा हुआ रहता था, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ हम ये 2 लिखते थे। ठीक है, अब अगर ये यहां लिखते हो तो इसे यहां पर भी लिखना होगा, क्योंकि लेजर टू लेजर क्रॉस पोस्टिंग होती है। अगर मशीनरी में मैं प्रोविजन लिख रहा हूं तो मुझे यहां पे टू मशीनरी भी लिखना होगा, क्योंकि ये इधर भी रिवर्सल चल रही है, यानी कि जो इसके अंदर डेप्रिसिएशन पड़ा है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जब मशीन ही नहीं रही तो पूरी मशीन को आपको हटाना है, प्लस जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है उसे भी हटाना है, क्योंकि अब आपको नई मशीन खरीदनी होगी अगर इसके रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये प्रोसीजर है सेल का। ठीक है, पहले तो इसको 1 मिनट ऑब्जर्व करो और सेल के प्रोसेस को समझो, फिर मैं आगे जाऊंगा एक आखिरी स्टेप। तो फिलहाल इस साल जो है, जो ईयर दिया इन्होंने, इसमें एक तो ये सेल हुई है, तो कोई परचेज भी हुई है क्या इसमें? इस साल हमने और कुछ करा है क्या? दिख रहा है आपको? सो बेसिकली एक और परचेज कर रखी है हमने अक्टूबर 1 को ही, एंड अक्टूबर 1 को हमने खरीद रखा है टू बैंक 2 लाख रुपए की एक और मशीन। ठीक है, अब ये खत्म हो गई स्टोरी कि हमने 2 लाख की एक मशीन और खरीदी है। तो अब आखिरी डेस्टिनेशन क्या होती है हमारे? मार्च 31, 2019, दैट इज द डे ऑन विच विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। क्योंकि मशीन तो है ना हमारे पास, अभी सारी थोड़ी बेच दी, 5 लाख में से 1 लाख बेची है, तो बाकी का डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, नई भी आई है। सो द वर्किंग नोट 2 विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर 2018 एंड 19। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वर्किंग जितनी इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली थी, क्योंकि इससे आप फाइंड आउट कर रहे होगे कि इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 पार्ट में निकालोगे। ऑन सोल्ड कितना होगा, ऑन रिमेनिंग कितनी चार्ज करनी है। ठीक है, तो ऑन सोल्ड के लिए आपको यहां से मिलेगा, अगर कोई लगी है इस साल तो ये 5,000 ऑन सोल्ड आ गया कि 5,000 आपने सेल वाली पे इस साल लगानी है। आपने भले इसमें इंक्लूड कर दिया, आपने एक्सक्लूड कर दिया, पर अभी तक आपने चार्ज नहीं किया डेप्रिसिएशन, तो अभी आपको चार्ज करके दिखाना है इसे। दूसरा, रिमेनिंग मतलब 5 लाख की मशीन थी जिसमें 1 लाख की बची है, तो बेसिकली 5 लाख माइनस 1 लाख इंटू 10%, ये 40,000 की डेप्रिसिएशन और लगेगी। एंड ऑन न्यू इफ एनी, तो न्यू हम लेके आए हैं 2 लाख रुपए की, उस पे 10% इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है, तो 10,000 की उस पे भी लगेगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगना है? 55,000 का, क्योंकि अभी तक हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करी थी। और ये 3 पार्ट में आपको हरदम करना है, और इसी तरीके से यही फॉर्मेटिंग में करना है ताकि आपसे कुछ छूटे नहीं। डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो साल भर का डेप्रिसिएशन लगाते हो उसकी एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ऑन मार्च 31 इट्स बाय डेप्रिसिएशन एंड दैट कम्स आउट ऑफ वर्किंग नोट 2, जो कि हमने निकाला 55,000। सो एक क्लियर डिस्टिंक्शन करो कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है
इसका मतलब होता है कि जो मशीन तुमने बेची उस पे आज तक का, उसकी पूरी जिंदगी का कितना डेप्रिसिएशन था। और इस डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जो मशीन्स इस साल आपके पास है उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। तो ये दोनों बातों का डिफरेंस करना, ठीक है। अब ये हो गए तुम्हारा काम खत्म, ये दो वर्किंग करोगे ये तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। अब जस्ट यू नीड टू टोटल इट। ये अकाउंट तो पहले ही खत्म हो चुका था क्योंकि इसमें हम सिर्फ मशीन ही लिखते और डेप्रिसिएशन तो लिखते नहीं। तो 2019 पे आके मार्च 31 को यू जस्ट बैलेंस इट एंड दैट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स 6 लाख, क्योंकि ये टोटल 1 लाख ही रहता है क्योंकि आप 1 लाख हटा रहे हो। ओवर अगेन टोटल इट, ठीक है। एंड 2019 March 31st, it's to balance brought down, so that's 247,500, ठीक है। so that's 2,80,000, ठीक है। जाते जाते यहाँ पे जरूर दिखा जाना जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, that is 2019 April 1 to balance brought down, that's 6 lakh, and इसमें 2019 April 1, that's buy balance brought down, that's 247,500, and this is done। तो प्रोसेस को थोड़ा समझना पड़ेगा स्टेप वाइज। पहले मैं यहाँ एक वर्किंग करता हूँ, उसको पोस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी वर्किंग करता हूँ, उसको पोस्ट करता हूँ, फिर क्लोज कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा रहना पड़ेगा।